नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि अखंड भारत पार्ट 2 आर्यव्रत के रूप में हजारों वर्षों से मौजूद है विचार, कैबिनेट मिशन योजना के जरिए आज़ादी के वक्त क्या हुई थी चर्चा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अखंड भारत का विचार कोई कपोर कल्पना या कुछ सालों में उठी पड़ी चर्चा नहीं है, बल्कि भारतवर्ष या आर्यव्रत के रूप में ये हमारी कहानियों में हजारों वर्षों से मौजूद है। आचार्य चाणक्य से लेकर संघ तक अखंड भारत का जिक्र समय समय पर होता रहा है। आज़ादी के वक्त भी सत्ता हस्तांतरण के दौरान अंग्रेज भारत को एकजुट और अधिमानत राष्ट्रमंडल में रखना चाहते थे, जिसका जिक्र हमें कैबिनेट मिशन योजना के तौर पर भी मिलता है। पहले भाग में जहां हमने आपको मौर्य शासन के दौरान भारत को एक सूत्र में पिरोने और फिर धीरे धीरे आक्रांताओं के आक्रमण के बाद ब्रिटिश शासन से गुजरते हुए भारत के खंडित होने की कहानी सुनाई, अब आइए आपको अखंड भारत के आगे के सफर पर लिए चलते हैं। अखंड भारत का विचार आर्यावर्त के रूप में हजारों वर्षों से मौजूद। भारत का विचार भारतवर्ष या आर्यावर्त के रूप में हमारी कहानियों में हजारों वर्षों से मौजूद है। प्राचीन ग्रंथों से हम आर्यावर्त की भूमि के बारे में सीखते हैं, जो हिमालय और विंध्य से पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैली हुई है। भारत के विचार के बिना महाभारत नामक कोई महाकाव्य नहीं हो सकता था, जिसने भारत की इस भूमि पर राजाओं को शामिल किया। महाभारत की कहानी पैन इंडिया संदर्भ और अंतर संबंधों को दिखाती है। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जो गांधार से आई थी, पांचाल में से पूर्व में मणिपुर की यात्रा पर नागा राजकुमारी उलूपी से मिलने और शादी करने के लिए सभी रास्ते। इसी तरह रामायण की कहानी अयोध्या से उत्तर दक्षिण संबंध को रामेश्वरम तक ले जाती है, जिसके सिरे पर अंततः लंका की भूमि है। सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ी इकाई के रूप में भारत या भारतवर्ष या आर्यावर्त का विचार कहानीकारों के मन में और अंततः उन लोगों के मन में मौजूद था जिनके लिए यह कहानियां पवित्र थीं। चाणक्य से संघ तक होता रहा अखंड भारत का जिक्र। चाणक्य ने अखंड भारत के विचार को भी व्यक्त किया, जिसका अर्थ है कि क्षेत्र के सभी राज्य एक प्राधिकरण, शासन और प्रशासन के अधीन हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुओं की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता पर जोर देते हुए अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की धारणा को प्रतिपादित किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अखंड हिंदुस्तान की वकालत की। 7-8 अक्टूबर 1944 को दिल्ली में एक प्रमुख बुद्धिजीवी राधा कुमुद मुखर्जी ने अखंड हिंदुस्तान लीडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। आरएसएस प्रचारक और भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आधुनिक संदर्भ में अखंड भारत के विचार को आगे परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि अखंड भारत शब्द में राष्ट्रवाद और एक अभिन्न संस्कृति के सभी बुनियादी मूल्य शामिल हैं। इन शब्दों में यह भावना भी शामिल है कि अटक से लेकर कटक तक, कच्छ से कामरूप तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की ये पूरी धरती हमारे लिए पवित्र ही नहीं बल्कि हमारा एक अंग है। जो लोग अनादिकाल से इसमें पैदा हुए हैं और जो अभी भी इसमें रहते हैं, उनमें स्थान और समय के कारण सतही रूप से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके पूरे जीवन की मूल एकता अखंड भारत के हर भक्त में देखी जा सकती है। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर ने 24 अगस्त 1949 को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में पाकिस्तान को एक अनिश्चित राज्य करार देते हुए कहा था कि यदि विभाजन एक स्थापित तथ्य है तो हमें इसे सुलझाने के लिए यहाँ हैं। वास्तव में इस दुनिया में सेटल्ड फैक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य की इच्छा से ही चीज़ें व्यवस्थित या अशांत होती हैं। मनुष्य की इच्छा एक कारण के प्रति समर्पण की भावना से फौलादी होती है, जिसे वह जानता है कि वह धर्मी और गौरवशाली है। कैबिनेट मिशन योजना साल 1946 की गर्मियों में ब्रिटिश द्वारा सत्ता हस्तांतरण करने से एक साल पहले एक संयुक्त उपमहाद्वीप के लिए संवैधानिक योजना को ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया गया था और राजनेताओं द्वारा गर्मा गर्म बहस की गई थी। इस संवैधानिक योजना को इतिहास में कैबिनेट मिशन योजना के रूप में जाना जाता है। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका नेतृत्व और मसौदा ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों ने तैयार किया था।
2 सदियों तक भारत पर अधिकार जमाए रखने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत कमजोर अंग्रेज बाहर निकलने के लिए बेताब थे। इसलिए इस 3 सदस्यीय टीम को भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरण करने का तरीका खोजने का काम सौंपा गया था। प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 में भारत आया और पक्षों के भारतीय राजनेताओं से बात करने लगा। महीने भर की चर्चा के बाद मिशन कुछ सुझाव देने के लिए तैयार था। जिस तरह से उसने चीजों को देखा, उसके पास सत्ता हस्तांतरण के 2 ही विकल्प थे। पहला, ब्रिटिश भारत को एक संप्रभु भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना था। हालांकि विभाजन को अंग्रेजों द्वारा बहुत नापसंद किया गया था। वे औपचारिक रूप से बाहर निकलने के बाद भी अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए भारत को एकजुट और अधिमानत राष्ट्र में रखना चाहते थे। अखंड भारत का त्रिस्तरीय संघ। उसने दूसरा विकल्प छोड़ दिया जो अखंड भारत था। 16 मई 1946 को घोषित कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतिम योजना ने स्पष्ट रूप से यह इंगित करने के लिए बहुत सावधानी बरती कि वह एक संप्रभु पाकिस्तान को अस्वीकार कर रहा है। इसने 3 स्तरीय महासंघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत 3 समूहों में विभाजित थे, जो मोटे तौर पर वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बंगाल और असम के संयोजन के अनुरूप थे। यह योजना कैबिनेट मिशन से अपनी बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज करते हुए, जो केंद्र में हिंदू और मुस्लिम प्रांतों के बीच समानता की सोच रखती थी, उसके बेहद ही करीब था। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया था। गांधी ने समानता को पाकिस्तान से भी बदतर कहा था। कैबिनेट मिशन योजना में एक बिंदु जो कांग्रेस की मांगों के विरुद्ध गया, वह प्रांतों को समूहीकृत करने की अवधारणा थी। योजना में इसे जिन्ना के लिए एक रियायत के रूप में शामिल किया गया था। पूर्वी और पश्चिमी समूहों में मुस्लिम लीग हावी हो सकती थी, जो कुछ हद तक कांग्रेस द्वारा केंद्र के प्रभुत्व को संतुलित कर देती। 1 दशक के बाद इन संविधानों की समीक्षा की जा सकती थी और एक प्रांत अपने सामूहिक संविधान के तैयार होने के बाद यदि वह चाहे तो एक समूह छोड़ भी सकता था। यह एक विशेष मामले में महत्वपूर्ण था। असम एक कांग्रेस शासित प्रांत जो बंगाल के वर्चस्व से डरता था, जिसमें मुस्लिम लीग की सरकार थी। इस नियम का मतलब था कि असम अपने समूह से बाहर हो सकता है, और जबकि प्रांतों को एक समूह छोड़ने का अधिकार था, उनके पास संघ से अलग होने की शक्तियां नहीं थी। पाकिस्तान से परे तिब्बत, लंका और अफगानिस्तान। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम माधव ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक सुपर स्टेट में एकीकृत होना चाहिए। माधव ने कहा कि आरएसएस अभी भी मानता है कि एक दिन ये हिस्से जो ऐतिहासिक कारणों से केवल 60 साल पहले अलग हो गए थे, फिर से एक साथ आएंगे और अखंड भारत का निर्माण होगा। आरएसएस के अखंड भारत के विचार में न केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश बल्कि अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत भी शामिल है। यह संयुक्त क्षेत्र को हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। आरएसएस द्वारा संचालित एक प्रकाशन गृह सुरुचि प्रकाशन ने पुण्य भूमि भारत नामक एक नक्शा निकाला, जिसमें अफगानिस्तान को उपगनाथन, काबुल को कुबा नगर, पेशावर को पुरुषपुर, मुल्तान को मूल स्थान, तिब्बत को त्रिविष्टप, श्रीलंका को सिंहल द्वीप और म्यांमार को ब्रह्मदेश कहा गया है। पश्चिमी दिल्ली के झंडेवालान में केशवकुंज में आरएसएस के मुख्यालय के बाहर डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे द्वारा लिखित प्रत्येक राष्ट्रभक्त का सपना अखंड भारत नामक पुस्तक बिक रही है। पुस्तक कहती है, हम अखंड भारत का नक्शा अपने घर में रख सकते हैं ताकि यह हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। अगर अखंड भारत का नक्शा हमारे दिल में है तो हम हर बार दूरदर्शन, अखबारों और पत्रिकाओं पर खंडित भारत का नक्शा देखते हैं और अखंड भारत के संकल्प की याद दिलाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।